खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात यूएसए की कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप परेशानी में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यूएस के अंदर ट्रंप की खुद की पार्टी के सांसद उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अमेरिका में देखिए चल क्या रहा है, ये हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी तो ट्रंप का विरोध पहले से कर रही थी, क्योंकि विरोधी हैं। अब ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी भी उन्हीं के विरोध में खड़ी हो गई है। वजह है उनकी नीतियां। दरअसल बात यह थी कि कनाडा पर लगे टैरिफ हटाने के लिए अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव लाया गया, उनकी संसद में, जिसका समर्थन सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी ने भी किया है, उनके कुछ सीनेट्स ने। बुधवार को इस प्रस्ताव पर अमेरिकी संसद में मतदान हुआ। मतदान का परिणाम जो आया 211 के मुकाबले 219 मतों से ये प्रस्ताव पारित भी हो गया। अब ये प्रस्ताव सीनेट में जाएगा। बता दें कि सीनेट अमेरिकी संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है। हालांकि इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि इसे ट्रंप की मंजूरी मिलना अत्यंत जरूरी है। जो नियम है वो मिलेगी नहीं। ट्रंप के मानने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि उनका मानना है कि टैरिफ लगाकर अमेरिका अपने व्यापार सहयोगी देशों को बातचीत की टेबल पर ला सकता है। वो एक हथियार के तौर पर टैरिफ को देखते हैं। आपको बताते चले कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की प्रमुख नीति यही रही है। हालांकि इस नीति को लेकर संसद पूरी तरीके से सहमत नहीं है, क्योंकि टैरिफ के कारण जिन अमेरिकी व्यापारिक हितों पर असर पड़ रहा है, उनकी ओर से सांसदों पर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मनमाने फैसलों के चलते अपनी ही पार्टी में समर्थन खोते जा रहे हैं। ये कहना मौजूदा परिदृश्य में बिल्कुल गलत नहीं होगा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और तनाव के बीच एकदम से एक बड़ी मुलाकात हुई, और ये मुलाकात हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। बुधवार रात एकदम से ये मुलाकात की खबर आई। आपको बता दें कि ये मुलाकात कई मायनों में खास है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 3 घंटे बंद कमरे में व्हाइट हाउस में मुलाकात की। बैठक में ईरान का मुद्दा केंद्र में रहा। ये जानकारियां निकलकर सामने आ चुकी हैं। ट्रंप ने सैन्य विकल्प खुले रखते हुए ईरान के साथ परमाणु समझौते की बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। साफ शब्दों में कहा कि वो ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रखना चाहते हैं। हालांकि जो सैन्य घटनाक्रम वो भी लगातार दिखाई दे रहा है, भले ही इजराइल सरकार इस पर संदेह जताती रही हो। इजराइल ने अपनी सुरक्षा चिंताओं को दोहराया फिर से। बता दें कि बैठक पूरी तरीके से बंद कमरे में हुई और इसके बाद कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। हालांकि दोनों नेताओं ने अलग अलग संक्षिप्त बयान जरूर दिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बैठक बहुत अच्छी रही, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए, ताकि देखा जा सके कि कोई समझौता संभव है या नहीं संभव है। अगर डील हो सकती है तो वही बेहतर विकल्प होगा, अगर नहीं तो फिर आगे क्या होगा ये देखना पड़ेगा। उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र भी किया, जिसके जरिए पिछले साल ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया था। ट्रंप ने ईरान को अप्रत्यक्ष चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने पिछले साल की उस घटना का भी जिक्र किया जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। ट्रंप ने कहा कि पिछली बार ईरान ने समझौता नहीं करने का जो फैसला किया था, उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ईरान ज़्यादा जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाएगा। दूसरी ओर नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने बैठक में इजराइल की सुरक्षा ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से रख दिया है। उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने ईरान, गाजा और क्षेत्रीय हालातों पर चर्चा की और आपसी समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। बैठक ऐसे समय पर हुई जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा दी है। आपको बता ये भी दें कि एक नया विमानवाहक पोत भी जल्द भेजने पर बातचीत चल रही है। हालांकि ट्रंप ने सैन्य दबाव के बीच बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में ओमान में वार्ता का पहला दौर हुआ था। दूसरा और जल्द होने की उम्मीद भी है। अमेरिका चाहता है कि संभावित समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों का मुद्दा भी शामिल रहे। वहीं ईरान ने इस संदर्भ में साफ किया है कि वो मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है और यूरेनियम संवर्धन को अपना अधिकार मानता है, और यही विवाद की मुख्य वजह है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी संकेत दिए हैं कि फिलहाल अमेरिका का लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना पहला टारगेट है, क्योंकि उसके बाद
अगर परमाणु हथियार ईरान के पास आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा इजराइल को होगा। उन्होंने कहा कि अगर कूटनीतिक काम नहीं करती है तो अन्य जो विकल्प हैं युद्ध के वो भी खुले हुए हैं। ये बात बार बार अमेरिका दोहराता है। इजराइल के सुरक्षा हलकों की आशंका है कि कोई सीमित परमाणु समझौता ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरीके से नहीं रोक पाएगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं होता है तो अमेरिका और इजराइल संयुक्त सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकते हैं। और ज़्यादातर इस बात की संभावना है कि जो बैठक हुई है ये उसी को लेकर हुई है। बहुत सारी चीज़ें बंद कमरे में तय हुई हैं, लेकिन अभी कुछ खुलकर सामने नहीं आया। अब देखना होगा कि आगे यहाँ से अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या रणनीति ईरान के विरुद्ध बनाते हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आज चुनाव का दिन है। 299 सीटों पर बांग्लादेश में वोटिंग समाप्त हो गई। 4:30 बजे तक की वोटिंग होनी थी, उसके बाद में काउंटिंग। जी हाँ, बीएनपी या जमात किसकी बनेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ साथ में सवाल ये भी है कि दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस का क्या होगा। ये हर तरफ चर्चा आम है इसकी। बता दें कि अगस्त 2024 के हिंसक आंदोलन में किस प्रकार से प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया गया था और नई सरकार चुनने की जो प्रक्रिया है उसके बाद शुरू हुई और कार्यकारी सरकार जो है गठित हुई। 19 उसके प्रधानमंत्री बने। खैर, मतदाता जो है वो जुलाई चार्टर के भविष्य का भी फैसला करेंगे, जैसे आप जनमत संग्रह भी कह सकते हैं, जो वहाँ पर होता है जो नियम है। संविधान में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव भी माना जा रहा है। इस चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी को शुरुआती बढ़त माना जा रहा है। मतलब इसको मजबूत और बड़ी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी संभावनाएं ज़्यादा है सरकार बनाने की। लेकिन उसके पूर्व सहयोगी शफीकुर रहमान के नेतृत्व में जमाते इस्लामी फिर से मजबूत हो रही है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। और इस बार बड़ा उलटफेर भी वो कर दें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ढाका के राजनीतिक विश्लेषक जो डेनियल रहमान हैं, उनके मुताबिक पहले चर्चा इस बात की थी कि बीएनपी कितने अंतर से जीते, लेकिन अब सर्वे में बीएनपी और जमात के बीच कांटे की टक्कर दिखी। बता दें कि पिछले 18 महीने बांग्लादेश के लिए आसान नहीं रहे हैं। इन 18 महीनों में बांग्लादेश हिंसा, आगजनी, लूटपाट, अव्यवस्था और शिकार से ग्रसित रहा। अगस्त 2024 में छात्रों की अगुवाई में जो क्रांति तथा कथित हुई थी उसमें शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका गया था। 2024 में उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और उसी चुनाव में धांधली के आरोप शेख हसीना के ऊपर लगाकर ये पूरा माहौल बनाया गया था। हालात ऐसे थे कि शेख हसीना को भारत आकर शरण लेनी पड़ी थी, अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था। उस समय बांग्लादेश में हुई हिंसा में 1400 से ज्यादा मौतें हुई थी। इस घटना ने बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनाई। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों ने इसे दूसरी आज़ादी भी बताया था, लेकिन 24 महीने के बाद यूनुस सरकार की विदाई होने जा रही है। भारत के दृष्टिकोण से भी ये दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरे साउथ एशिया के पावर बैलेंस को लेकर भी ये देखने वाली बात होगी कि किस तरफ ये पावर बैलेंस जाता है। हालांकि आज जो भी नतीजे आएंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन 4:30 बजे तक वोटिंग होनी थी। 300 में से 299 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो गई है। 4:30 बजे तक का समय था और उसके बाद में तुरंत ही काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है। देखेंगे आगे अगली खबर की होगी बात, और ये खबर भी बांग्लादेश से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में जारी चुनाव के बीच में एक बार फिर से हिंदू की लाश मिली है। जी हां, बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी रही दिन भर, लेकिन वोटिंग के बीच ही किस प्रकार से हिंदुओं पर जो हमले होते रहे वो एक बार पुनः रिपीट हुआ दिखाई दिया। मौलवी बाजार इलाके में एक 28 वर्षीय हिंदू युवक जिसका नाम रतन साहूकार है, उसकी डेड बॉडी मिली। 28 साल के रतन का शव बुधवार सुबह 10 बजे चंपारा इलाके के चाय बागानों में मिला था। खबर आज आई। रतन पेशे से इसी बागान में काम करते थे। बता ये दें कि रतन के हाथ पैर बंधे हुए थे, शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे। जख्मों में से लगातार खून बह रहा था। रतन के सहकर्मियों ने आशंका जताई है कि एक सोची समझी हत्या है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू हुई। पुलिस लगातार मौत का कारण पता लगाने में जुटी है। पुलिस ये भी पता कर रही है कि इस वारदात का संबंध चुनावी हिंसा से है या इसके पीछे कोई और व्यक्तिगत रंजिश है। चुनाव के ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना ने स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय में एक बार फिर से भय का माहौल पैदा कर दिया। चाय बागान में मिली लाश रतन साहूकार रोज की तरह काम पर गया था, लेकिन बुधवार की सुबह उसकी डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। चंपारा के चाय बागान में जब उसके साथियों ने उसे देखा तो वो मृत अवस्था में पड़ा था।
उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे, जैसा कि मैंने अभी बताया, और जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसे मारने से पहले बंधक बनाया गया, शारीरिक प्रताड़ना दी गई। चश्मदीद और रतन के सहकर्मी ये कह रहे हैं कि मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से उसे गोदा गया था। शरीर से बहता हुआ खून, गहरे घाव उसके निर्मम हत्या की गवाही दे रहे थे। सहकर्मियों ने मौके पर ही इसे हत्या बता दिया था। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। चुनाव और सुरक्षा पर उठते सवालों के बीच बांग्लादेश में वोट भी डाले गए आज, लेकिन वोटिंग से चंद घंटे पहले एक और हिंदू युवक की हत्या कई सवाल व्यवस्था पर खड़े करते। हालांकि पुलिस अभी जांच का जो है वो बात कर रही है, लेकिन इलाके में तनाव लगातार बना हुआ है। ये हत्या मतदाताओं को डराने के लिए की गई या इसका कोई और मकसद था? इस प्रकार के तमाम सवाल उठ रहे हैं। पुलिस इसकी भी गहराई तक जाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या से संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की, और ये खबर आ रही है कंबोडिया से। जी हां, कंबोडिया ने पिछले हफ्ते में लगभग 200 स्कैम सेंटर बंद कर दिए। जी हां, सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत इन हाई टेक ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की गई। बता दें कि ये स्कैम के जरिए दुनिया भर के लोगों को ठग रहे थे। कंबोडिया के ऑनलाइन घोटाले विरोधी आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ मंत्री छय सिनारिथ के अनुसार अब तक लगभग 190 ठिकानों को सील कर दिया गया। पिछले साल अमेरिका और चीन ने एक चीनी मूल के स्कैम किंगपिन के खिलाफ सख्त अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाए थे। उसके बाद कंबोडिया में ये अभियान शुरू हुआ था। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक अब तक स्कैम से जुड़े 173 यानी 173 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके साथ ही 11,000 कर्मचारियों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। हाल के कुछ दिनों में इन परिसरों से हजारों कर्मचारी भाग भी चुके हैं। वियतनाम सीमा के पास कंपोर्ट स्थित एक विशाल परिसर माय कैसीनो में पत्रकारों को बड़े बड़े वर्करूम दिखाए गए। वहां कंप्यूटरों की कतारें लगी हुई थीं। मेज़ों पर ऐसे दस्तावेज बिखरे पड़े थे जिनमें थाईलैंड के लोगों को ठगने के निर्देश लिखे थे। परिसर में फ़ोन कॉल के लिए स्टूडियो बूथ और एक फेक भारतीय पुलिस स्टेशन भी बनाया गया था।